नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र एक जटिल परिष्कृत प्रणाली है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम का प्रॉपर वर्क ना करना अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस को। स्ट्रेस के बढ़ते इन समस्याओं का बढ़ना जायज़ है और इसीलिए हम कई सारे लोग इन समस्याओं से पीड़ित होते जा रहे हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर, स्पीच और ठीक से न बोलने की समस्या। ऐसे कई सारे नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानेंगे इस एपिसोड में। डॉक्टर संजय रामटेके MD DNB है और एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट भी है और जसलीन हॉस्पिटल पंचशील स्क्वायर वर्धा रोड धंतोली में अपना सफल ब्रेन क्लिनिक चला रहे हैं। सचमुच ब्रेन का ख्याल रखना, अपने दिमाग का ख्याल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेन फिट है तो आप फिट हैं, अदरवाइज़ लोग हमसे दूर भागेंगे। बट हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय रामटेके जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से रखें अपने दिमाग का ख्याल और किस तरह की होती है इससे रिलेटेड बीमारियाँ। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी मेडिसिन का वो सब पार्ट है विच डील्स विथ ब्रेन की बीमारियाँ। ब्रेन की जो बीमारियाँ हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इसकी बीमारियाँ डील करती है, दैट इज न्यूरोलॉजी। जी सर, मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेन से रिलेटेड किस तरह की बीमारियाँ होती है, कौन सी आम बीमारियाँ हैं? ब्रेन की आप मुझे पूछेंगे तो ब्रेन की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जी। आम तौर पर ब्रेन की बीमारियों में पैरालिसिस, लकवा, मिर्गी रोग, फिट्स, सर दर्द और बहुत सारी, मैं गिना नहीं सकता, थाउजेंड्स ऑफ डिजीज ऑफ द ब्रेन है। जी जी, उसमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं? खतरनाक ऐसा बोलना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे मेन जो बीमारियां पब्लिक में पाई जाती हैं वो है एक तो फिट्स की बीमारियां जिसको हम मिर्गी रोग बोलते हैं, देन पैरालिसिस, ये बीमारी कॉमन, और सर दर्द। तो ये तीन चीज़ें आम बीमारियां हैं ब्रेन की। इसके अलावा बहुत सारे, वो माइग्रेन जिस तरह का होता है, हाँ, वो है या इससे अलग होता है? ये नहीं, माइग्रेन तो सर दर्द का एक कारण है और सर दर्द के भी बहुत सारे कारण होते हैं। ओके जी सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि एपिलेप्सी या फिर मिर्गी, यह किस तरह की बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, मिर्गी ये जो रोग है, ये ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं जी। और ये न्यूरॉन्स होते ब्रेन के जो सेल्स है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है नॉर्मली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में निकलने से, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है आकाश में, वायरों में, या फिर आकाश में बिजली चमकती है, उस तरह का शॉर्ट सर्किट ब्रेन के अंदर हो जाता है। अच्छा। और वो विद्युत लहरी जो होते हैं जो ब्रेन की, वो पूरे शरीर में फैलते हैं। अच्छा। उसकी वजह से हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, मरीज़ के मुंह में झाग आता है और जिसको हम लोग फिट्स बोलते हैं, और फिर दांत बैठ जाते हैं टाइट, कभी कभी ज़ुबान कट जाती है, कपड़े में पेशाब हो जाती है, और ये अटैक कम से कम 1 या 2 मिनट तक रहता है और बाद में मरीज़ बेहोश हो जाता है। अच्छा। और मिर्गी में कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बड़ा अटैक आना, कभी कभी बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो बात करते करते जैसे 1 सेकंड के लिए 2 दिन रुक जाते हैं, ओके, और फिर नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो भी मिर्गी का अटैक हो सकता है। अच्छा। या कभी कभी हाथ से एकदम कोई चीज़ छूट जाना, झटके से कोई गिर जाता है, वो भी मिर्गी का अटैक हो सकता है। या कभी कभी कोई आदमी चलते हुए रास्ते में गिर गया और बेहोश हो गया, वो भी मिर्गी का अटैक हो सकता है। मिर्गी या एपिलेप्सी का अटैक आने के बाद जो पेशेंट होता है, उनके परिवार वालों ने, उनके रिलेटिव्स ने या आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? आप दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसी स्थिति पर? जब मिर्गी का अटैक आता है तो आजू बाजू को देखने वाले लोग तो डर जाते कि ये क्या हो गया जी, और उनको लगता है कि इसकी भी जान चली जाएगी या ये बेहोश हो जाएगा। वैसा कुछ एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग आम तौर पे देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि उसके मुंह में चम्मच डाल देते हैं जी, उसके दाँत खीड़ी जिसको बोलते हैं मराठी में, दाँत खीड़ी, तो मुंह में चम्मच डाल देते हैं, या फिर उंगली डाल देते हैं कि वो दाँत बैठने नहीं चाहिए, या कोई बोलते पानी लाओ, उसके मुंह में पानी डालेंगे, तो वैसा करते हैं।
कोई लोग फिर वो चप्पल लाते हैं जी। सुंघाने की, चप्पल सुंघाओ अटैक चले जाएगा, या कोई लोग बोलते हैं पैज लेकर आओ, पैज सुंघाओ। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि मिर्गी का अटैक आया है और वो मरीज़ के मुंह में आप उंगली डालते हैं या चम्मच डालते हैं, तो उसके वजह से उसको इंजरी हो सकती है, उसके दांतों में या मुंह में इंजरी हो सकती है। आप उंगली डालेंगे तो उंगली कट भी सकती है, ठीक है। और बेहोशी की हालत में यदि मुंह में पानी डालेंगे तो वो चोकिंग हो सकता है उसको और वो मर सकता है। तो ना तो उसको पानी डालने की ज़रूरत है मुंह में, ना ही कोई पैच सुंघाने की या चप्पल सुंघाने की ज़रूरत है। और तो क्या करना चाहिए, एक तो उसके पेशेंट के कपड़े थोड़े लूज़ कर लेना चाहिए, उसको एक तरह करवट पे कर देना चाहिए, ताकि उसे जो झाग आ रहा है वो बाहर निकले। अच्छा। ठीक है। और फैन शुरू कर दे, उसको खुली हवा मिलने दे। हाथ पांव पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है झटके आ रहे हैं तो, अच्छा। क्योंकि हाथ पांव में झटके आ रहे हैं और हाथ पांव से दबा के रखे तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट भी हो सकता है। ओके। तो उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। सिर्फ केयर लेनी चाहिए कि वो गिर ना जाए कहीं, या उसको कोई इंजरी आजू बाजू कॉट का पलंग का कोई किनारा लग के उसको इंजरी ना हो जाए, वो ध्यान में रखना चाहिए। और कोई लोग फिर झटका है तुरंत उठा के उसको हॉस्पिटल लेके दौड़ना शुरू कर देते, वैसा भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अटैक है वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है और बाद में फिर पेशेंट शांत हो जाता है, थोड़ा बेहोश रहता है कुछ 2-4 मिनट और नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये अटैक जैसे बार बार आ रहे हैं तो इमीडिएटली फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये लक्षण है। और बहुत बार तो अपने यहाँ किसी ने कुछ किया है, बाजू वाले ने कुछ किया है, भूत बाधा, तो बाबा की तरफ ले जाते हैं, झाड़ फूक करते हैं, ये सब गलत धारणाएं हैं। तो ये भी मिर्गी के बारे में गलत चीज़ें हैं। ब्रेन के सेल्स फटने की वजह से ऐसी स्थिति होती है। ब्रेन, हाँ, इलेक्ट्रिकल फायरिंग जिसको बोलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा जो करंट सेल से निकलता है ब्रेन में इंजरी होने की वजह से, मतलब किसी भी प्रकार की इंजरी ब्रेन में हुई, ये इंजरी या तो डिलीवरी के समय बेबी को इंजरी ब्रेन में हो सकती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में मार लगता है तभी भी वो इंजरी होती है, वहाँ से फिट्स निकल सकती है, या फिर जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, ब्रेन में क्लॉट हो गया, वो भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक जीन डिफेक्ट। या जी, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? देखिए, इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, बहुत सारे नए नए मेडिसिन इसके लिए उपलब्ध है। आप मुझे पूछेंगे तो 10 से 15 प्रकार की तरह तरह की मेडिसिन है। हम लोग पेशेंट का ईईजी करते हैं ताकि वो कौन से प्रकार की फिट है ये मालूम करते हैं। फिर स्कैन या एमआरआई करके देखते हैं कि कहीं ब्रेन में कोई गांठ है, ट्यूमर तो नहीं है, या कहीं कुछ क्लॉट तो नहीं हुआ है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद वो मिर्गी का क्या प्रकार है, वो प्रकार के हिसाब से फिर उसको हम मेडिसिन शुरू करते हैं। अच्छा। और मेडिसिन का जो कोर्स है ये 2 से 3 साल का होता है। अच्छा। और उसके बाद अटैक बंद हो जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे मेडिसिन कम करके बंद कर देते हैं। जी सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि मिर्गी के या एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह की लाइफ जी सकते हैं? क्या वह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? वह शादी कर सकते हैं? देखो, मिर्गी का मरीज ये बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल आम जिंदगी बसर कर सकता है। उसकी शादी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, और वो क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और प्लेयर्स होके गए जिनको एपिलेप्सी थी। ठीक है। तो ये बीमारी उनके प्रगति में बाधा नहीं बनती। उनको बहुत ये करके उसको पढ़ाना नहीं या घर में रखना, शादी नहीं करना, ऐसी कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम इंसान कर सकता है। इवन हमने देखा है कि शादी के समय लड़की को यदि मिर्गी है तो उसके घर के लोग छुपाते हैं कि उसको भी मिर्गी है, तो उसकी भी शादी को बताते नहीं हैं। और लोग भी शादी, किसी को एपिलेप्सी है तो उसे शादी करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। ये आम बीमारियों की तरह ही है, इसको अलग तरह समझने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है तो यह जड़ से निकल जाती है। तो इसलिए, और ना ही कुछ भूत बाधा या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। बराबर ट्रीटमेंट किए तो ये ठीक हो सकता है। तो ये लोग सब कुछ कर सकते हैं जो आम इंसान कर सकता है।
जी सर, आगे हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। देखिए, सरदर्द ये भी आजकल सचमुच में सरदर्द बन गया है जी। इतने मरीज़ सरदर्द के हो गए हैं कि हम लोग भी क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट सरदर्द के ही हम देखते हैं। और सरदर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर लोग सरदर्द ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ में। सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर दर्द यह बहुत ही कॉमन समस्या है, हर किसी को होता है, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि सर दर्द किस वजह से हो रहा है। तो सर दर्द से रिलेटेड किस तरह की बीमारी है, क्या यह डेंजरस होता है? देखिए, सरदर्द ये भी आजकल सचमुच में सरदर्द बन गया है जी। इतने मरीज़ सरदर्द के हो गए हैं कि हम लोग भी क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट सरदर्द के ही हम देखते हैं। और सरदर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर लोग सरदर्द को लेकर हमारे क्लिनिक में आते हैं तो उनके अंदर तो सबसे पहले ये डर छुपा होता है कहीं उनको कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया जी। या उनको कोई पैरालिसिस का अटैक तो नहीं आने वाला है या ब्रेन की कोई नस तो नहीं फटने वाली है। तो ये डर उनमें होता है और वो हमारे पास आते हैं। तो आप मुझे पूछेंगे कि इसके कारण क्या है, तो आम कारण जो है वो एक तो माइग्रेन आम बीमारी है जिसमें ब्रेन की नस पल्सेट करती है। माइग्रेन ये एक साइड ज़्यादा होता है, राइट या लेफ्ट, यूनिलैटरल जिसको हम बोलते हैं। इसमें पेशेंट को जी मचलता है, आवाज़ सहन नहीं होता, लाइट सहन नहीं होता, उल्टी करने को जी करता है और एकदम गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और इतना सर फटता है कि बाम लगा के सर को कपड़ा बांध के वो अंधेरे में सो लेटे रहते हैं बाम लगाते हुए। और कभी कभी उल्टी हो जाती है उनको और उल्टी होने के बाद थोड़ा सर दर्द उनका कम हो जाता है। तो ये लक्षण जैसे माइग्रेन के होते हैं। दूसरा आम चीज़ है टेंशन हेडेक, जो सर दर्द टेंशन की वजह से होता है। जैसे किसी को नींद नहीं होती है या तनाव ज़्यादा है, परेशानियां हैं, डिप्रेशन है और तो इसके वजह से नसों में खिंचाव होता है ब्रेन के और उसके कारण जो सर दर्द उत्पन्न होता है उसको हम लोग टेंशन हेडेक कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सोसाइटी में पाया जाता है। और लेकिन माइग्रेन और टेंशन हेडेक इसका जो पीरियड रहता है थोड़ा सा लंबा रहता है, कुछ महीनों से या सालों से ऐसा रहता है। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यदि आपका सर दर्द बहुत रिसेंट है, रिसेंट मतलब कुछ दिनों से आपको सर दर्द पहले कभी नहीं था और नया ये सर दर्द शुरू हो गया है कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से और ज़्यादा मात्रा में है, तो अवश्य उसका और कोई कारण हो सकता है जो देखने की ज़रूरत है माइग्रेन और टेंशन के अलावा। और उसमें हम लोग ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में नसों में ब्लॉक होना, ब्रेन में प्रेशर बढ़ना और कोई इन्फेक्शन ब्रेन में हो जाना जैसे टीबी, साइनोसाइटिस या पस बनना या बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, तो इसके लक्षण इक्वल होते हैं जैसे माइग्रेन में दर्द होता है या फिर कॉमन सिर दर्द जो होता है टेंशन से रिलेटेड। हाँ। तो इन केस अगर हमारे ब्रेन में ट्यूमर है या फिर कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ रिसाव हो रहा है तो सेम ही दर्द होता है? देखो, ट्यूमर की वजह से जो दर्द होता है वो अक्सर सुबह सुबह ज़्यादा होता है। अच्छा। सुबह के समय में उल्टियाँ होती है और माइग्रेन में से एक साइड में होता है और आता जाता रहता है 2-4 दिन में, 8 दिन में एक बार। अच्छा। ट्यूमर का यदि दर्द है तो वो बना हुआ रहता है। ओके। बना हुआ रहता है, उसमें पेशेंट को हाथ में पाँव में कोई झुनझुनी आना या थोड़ी नज़र कभी कम हो जाना, कभी डबल दिखना, ये या फिर भूलने की आदत बनना। अच्छा। ये सब चीज़ें है तो ट्यूमर में नज़र आती है। तो वो लोग हम जांच करके कोई पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई और वजह तो नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सर दर्द की बात हुई है तो मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि पैरालिटिक या फिर पैरालिसिस अटैक क्या होता है? पैरालिसिस ये इसको लकवा भी कहते हैं जी। और पैरालिसिस में ब्रेन में बहुत सारी खून की धमनियाँ होती है
ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, खून सप्लाई करती हैं ब्रेन को। ये बहुत सारी धमनियों में से एक धमनी जो ब्रेन की कोई होती है उसमें क्लॉट आ जाता है, मतलब खून गाढ़ा होके जम जाता है। वो जमने की वजह से क्या होता है कि वो जो धमनी है खून की ब्लड वेसल, वो ब्रेन को पर्टिकुलर भाग में खून नहीं पहुंचा सकती। उसकी वजह से ब्रेन का वो भाग काम नहीं करता। और जो ब्रेन का भाग काम नहीं कर रहा है, वो ब्रेन का जो काम है शरीर का, वो काम जैसे कम हो जाता है। जैसे ब्रेन का वो भाग ये हाथ और पाँव को सप्लाई कर रहा है, तो एक हाथ एक पाँव ढीला पड़ गया। सिर्फ हाथ को सप्लाई कर रहा है तो हाथ ढीला पड़ गया, मुंह टेढ़ा हो गया, ठीक है, कभी डबल दिखने लग गया, ठीक है, कभी पाँव ढीला पड़ गया। ज़्यादातर ये आधे अंग में होता है लकवा, क्योंकि ब्रेन में दो भाग होते हैं, एक भाग अपोजिट साइड को सप्लाई करता है और एक भाग अपोजिट साइड को सप्लाई करता है। तो इसलिए एक ब्रेन के भाग में बीमारी आने पर अपोजिट साइड में सिम्टम्स, लक्षण नजर आते हैं। और ये एक लकवा हो गया। दूसरा लकवा ब्लॉक की वजह से नहीं, बल्कि नस फट जाने की वजह से। और ब्रेन की ये नस जो फटती है वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर वालों की फटती है, जिनका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू नहीं है और एकदम से कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तनाव की वजह से या बीपी की गोलियां नहीं लेने की वजह से, तो ये फट जाने की वजह से खून ब्रेन में जम जाता है और वो ब्रेन के वो भाग को प्रेशर क्रिएट करता है, डैमेज करता है और वो आधा भाग शरीर का डैमेज हो जाता है। ब्रेन, इसको ब्रेन हेमरेज बोला जाता है। कभी कभी ब्रेन की नसों में एन्यूरिज्म यानी जैसे बलून्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको एन्यूरिज्म, वो रप्चर होने से भी नस फटती है। तो वन साइड के बॉडी में झुनझुनी आना या हाथ पांव ढीला पड़ना या फिर हेडेक होना, तो इसका मतलब यह है कि पैरालिटिक अटैक आया है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सडनली? हाँ, देखो, पैरालिसिस बीमारी में जो नस में ब्लॉक आया है उसका या फिर ब्रेन में हेमरेज हो गया है, तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसमें यदि जिसको पैरालिसिस अटैक आया है, अभी हमने देखा है बहुत बार वो लोग पैरालिसिस के लिए कोई अलग तरह की झोला छाप ट्रीटमेंट भी करते हैं लोग। ज़्यादातर हमने गांव में देखा है कि वो जड़ी बूटी या ये बहुत सारा, और वो ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अभी कुछ करिए। तो मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि पैरालिसिस के लिए एक मार्केट में भी नई दवा जो उपलब्ध है, उसमें पैरालिसिस का अटैक आने पर 4.5 घंटे के पहले मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। वो इंजेक्शन जो दवा है वो ब्लड में जाकर जो ब्लॉक है ब्रेन में, वो ब्लॉक को क्लियर करता है इमीडिएटली। तो जो ब्लॉक आया है वो इमीडिएटली क्लियर होता है, लेकिन ये दवा हम 4.5 घंटे के बाद नहीं दे सकते। तो इसलिए वो हॉस्पिटल में मरीज़ 4.5 घंटे के पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दवा देने के पहले हमको सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद हमको वो मरीज़ वो इंजेक्शन देने के लिए 4.5 घंटे के पहले चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पैरालिटिक अटैक आता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, ताकि ऐसी सेवा आप ले सके। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद हाथ पाँव ढीला पड़ गया, 2-4-8 दिन हो गए, फिर ब्रेन का वो भाग जो डैमेज हो गया है, फिर उसके लिए हम लोग उतना कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, और आगे दोबारा अटैक ना आवे, इसके लिए फिर हम लोग मेडिसिन देते हैं। लेकिन जो कंडीशन हो गई है पेशेंट की वो वैसी ही रहेगी, वैसी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आता है, लेकिन उसको काफ़ी लंबा समय लगता है और ज़्यादा डैमेज है तो फिर सुधार नहीं भी आता। इसलिए पैरालिसिस के लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरत है। और ये टेक होम मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप होने पर कोई जड़ी बूटी में टाइम वेस्ट न करते हुए, मसाज न करते हुए, झोला छाप डॉक्टर के पास न जाते हुए, तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ सीटी स्कैन उपलब्ध है और जहाँ ये इंजेक्शन की सुविधा है। जी सर, ये जो आपने इंजेक्शन की बात कही है कि 4 घंटे के पहले अगर इंजेक्शन यह मिलती है तो जो पैरालिटिक अटैक आया है उसमें आप राहत पा सकते हैं, सोल्यूशन मिल सकता है, तो यह सेवाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध है? नहीं, ये सभी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम में उपलब्ध है, लेकिन सीटी स्कैन भी की फैसिलिटी वहाँ होना ज़रूरी है।
ताकि इमीडिएटली वहाँ के वहाँ वो इंजेक्शन दिया जा सके। इंजेक्शन हर जगह अवेलेबल है। तो सीटी स्कैन तो आप पूछेंगे तो बहुत सारे जी, जगह जी, आजकल बिल्कुल। उपलब्ध है। जी सर, आगे हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। देखो इसमें मेन जो सिम्टम है, जो तकलीफ है बेसिक, जो पेशेंट हमको बताते हैं, वो है भूलने की चीज़। जी। भूलना, कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं, और भूल जाना ये अल्जाइमर्स डिजीज़ का एक लक्षण है। स्वागत है आप सभी का टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि हमने अभी तक जाना कि एपिलेप्सी क्या होता है, सिर दर्द किस तरह का होता है, या फिर पैरालिटिक अटैक क्या है। आगे ब्रेन से रिलेटेड और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें हम ये जानते हैं या फिर ये आजकल पाया गया है कि यंगस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ जनरली हम ये देखते हैं कि एज ज़्यादा होने की वजह से या अडल्ट लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये किस तरह की डिजीज़ है, इससे कैसे बचें? देखो इसमें मेन जो सिम्टम है, जो तकलीफ है बेसिक, जो पेशेंट हमको बताते हैं, वो है भूलने की चीज़। जी। भूलना, कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं, और भूल जाना ये अल्जाइमर्स डिजीज़ का एक लक्षण है। लेकिन यदि आप भूलने लगते हैं कोई चीज़, या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है। अच्छा। ठीक है। याददाश्त कम होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो है, इसकी वजह से भी हम लोग भूलते हैं। यानी हमारा कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, हमारा किसी चीज़ पे बराबर ध्यान नहीं है, तो वो चीज़ हमारे ध्यान में रहती नहीं। तो एक्चुअली ये बहुत आम कारण है भूलने के लिए। लेकिन कभी भी लोगों को लगता है हम क्यों भूल रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। तो फिर इसके लिए हमारे पास आते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है, जिसके कारण धीरे धीरे आदमी को भूलने के सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब ब्रेन में एक तरह की बीमारी पनप रही है। और ब्रेन की जो बीमारी पनप रही है, उसमें एक तो ये है कि ब्लड प्रेशर, ये सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर यदि आपका कंट्रोल नहीं है, तो जो फोर्स से, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हार्ट का जो पंपिंग है, वो फोर्स से जो ब्लड ब्रेन में जा रहा है, तो वो धीरे 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 वो जैसे ब्रेन, जैसे जो समुद्र में लहरें हैं, जो लहरें जोर से उस किनारे पर टकराती है, और आप देखेंगे कुछ सालों में दीवारों पे एक निशान या एक उसका इम्प्रेशन पड़ता है। उसी तरह ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कुछ सालों में अपना असर दिखाना चालू करता है। वो ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करता है, और वो डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे आदमी में भूलना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें याद नहीं आती, फिर चलते समय भी उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ, बैलेंस जिससे लूज़ हो रहा है, ये धीरे धीरे आने लगता है। तो ये तो हुआ भूलना ब्लड प्रेशर की वजह से। और दूसरी चीज़ है भूलने की, और सारे कारण हैं, वो है डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। अच्छा। हाँ, तो B12 डेफिशिएंसी के कारण भी फॉरगेटफुलनेस आता है। थायराइड डिजीज़ इसकी वजह से भी आता है। और ब्रेन में बाकी और सारी जो बीमारियां हैं, जैसे ट्यूमर हो रहा है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, उसमें भी जैसे मेमोरी पे असर आता है। लेकिन जो अल्जाइमर्स डिजीज़ की आपने मुझे बात कही, पूछी है, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ ये बढ़ रहा है सोसाइटी में जी। अल्जाइमर्स डिजीज़ ये और कुछ नहीं, बल्कि धीरे धीरे ब्रेन सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होता है। जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ के मरीजों में जो नॉर्मल अपना ब्रेन मुसम्बी इतना जैसे है सपोज, तो वो श्रिंक होकर धीरे धीरे आप देखेंगे नींबू इतना हो गया। तो वो श्रिंक होने की प्रक्रिया है। और ये ब्रेन जो डैमेज होता है अल्जाइमर्स डिजीज़ में, टेम्पोरल लोब जिसको हम बोलते हैं, फ्रंटल लोब, ये श्रिंक होने लगता है। उसमें मरीज़ भूलने लगता है। मरीज़ को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके रिलेटिव घर के लोग देखते हैं कि अरे इसको, कभी कभी ये पूछने लगता है कि अरे बाथरूम किधर है। अच्छा। कभी कभी बाहर चला गया तो घर का रास्ता भूल गया, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घर कहाँ था।
ये चीज़ है। पैसों का हिसाब जैसे समझ में नहीं आ रहा। वो मूवी आपने देखी होंगी ब्लैक मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन को पहला सिम्टम अल्जाइमर्स डिजीज़ का आता है। वो बात करते रहता है, फिर उसको जाना होता है, तो वो पूछा है कि दरवाज़ा किधर है। यू नो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि दरवाज़ा किधर है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम उसका पहला सिम्टम अल्जाइमर्स डिजीज़ का शुरू होता है। वो मूवी में आपने देखा होगा। तो दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। और अल्जाइमर्स डिजीज़ ये आफ्टर 60s पाया जाता है। पहले लोग लॉन्गिविटी कम थी, लोग 40-50 साल तक जी लेते थे। अभी आप देखेंगे लोग 70-80 साल तक जीते हैं। तो ये जो पीरियड है, इसमें धीरे धीरे ब्रेन जो श्रिंक होता है, डैमेज होने लगता है, तो ये एजिंग ब्रेन की बीमारियां जैसे बढ़ रही है। हाँ, तो दिस इज एज ग्रुप 60 से 80, इसमें सब ये ब्रेन की श्रिंक होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजह है अल्जाइमर डिजीज़ की। जेनेटिक एक वन है, और टॉक्सिन्स ये एक है, और अदर डिजेनरेटिव कंडीशंस। तो इन सब की वजह से अल्जाइमर डिजीज़ होती है। ब्रेन का श्रिंक होने की वजह से अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। यह एज के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, सभी को होती है ऐसा नहीं है। हाँ। वो एक डिजीज़ है। अच्छा, या किसी किसी को ही होती है। ओके। तो ये तो बातें हो गई कि अगर बीमारियां होती है तो उसके बाद किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट किस तरह से हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लें? देखो, अल्जाइमर्स डिजीज़ ये तो इसका प्रिवेंशन उतना अपने हाथ में आज नहीं है। लेकिन जो डिमेंशिया मतलब भूलना और ब्रेन को डैमेज आगे जो होता है, ब्रेन डैमेज, वो यदि हमको रोकना है तो उसके लिए अभी से यंग एज से ही उसका प्रिवेंशन होना चाहिए जी। इसके लिए लाइफ, ये एक बैलेंस्ड लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक तो यदि ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल, बार बार चेकअप होना चाहिए। डायबिटीज़ तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये चेकअप रेगुलर होना चाहिए। देन डाइट, आपका डाइट हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अभी यंग पीपल में अल्कोहल, स्मोकिंग और गुटखा, इसका प्रमाण बहुत बढ़ गया है। हम लोगों ने अभी रिसर्च पेपर भी दिया है कि गुटखा खाने से लोगों में फिट्स आ रहे हैं, जिसको हम गुटखा लेप्सी बोलते हैं। और गुटखा एक ऐसी चीज़ हमने देखी है, जिसने खाना शुरू किया, मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी का गुटखा छूटा है। उसमें क्या रहता है मुझे मालूम नहीं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं। इतने पॉइजनस केमिकल्स हैं कि वो ब्रेन को डैमेज करते हैं। फिर सिगरेट स्मोकिंग जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ब्लड वेसल्स को मोटी करती है धीरे धीरे और नैरो करते हैं। तो जैसे जैसे ब्रेन की खून की धमनियाँ स्मोकिंग की वजह से नैरो होने लगती है, तो नेचुरली आपका पाइपलाइन जो है वो चोकअप होने लगा, तो पानी कैसे पहुंचाएगा। उसी तरह यदि पाइपलाइन ही ब्लॉक होने लगी ब्रेन की, तो खून ब्रेन को कैसे जाएगा, और ब्रेन को खून नहीं पहुंचाएगा तो फिर ब्रेन काम कैसे करेगा। तो धीरे धीरे ये लोगों को आगे जाके अगर पैरालिटिक अटैक होता है या फिर ब्रेन हेमरेज होने लगा होता है। तो सिगरेट स्मोकिंग है। देन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है, नॉर्मल रहता है। और डाइट किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि डाइट अच्छा हो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे। या करेक्ट, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं यदि है तो एक तो माइग्रेन के मरीज़ को मैंने आपको बताया कि माइग्रेन में जो अटैक्स है, वो जो लोग स्कूल के बच्चे हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट करके स्कूल में नहीं जाते तो खाली पेट रहते हैं, या कोई लोग लंच स्किप कर देते हैं, तो उनको हेडेक होता है, माइग्रेन का अटैक आ जाता है। खाली पेट रहना। हाँ, तो डाइट, रेगुलर मील्स बहुत ज़रूरी है माइग्रेन वालों के लिए। पैरालिसिस के पेशेंट में ऑयली चीज़ें, फैट फ्री डाइट बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डाइट में कम से कम हो। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये रोज़ के डाइट में होना ज़रूरी है, जिसके कारण हमको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स मिलते रहें। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दी है, लेकिन जाते जाते आप एक शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने ब्रेन के बारे में जागरूक रहिए। आप क्या है
ये आपका ब्रेन है, उसको आप अच्छी तरह से संभालिए, उसकी तरफ ध्यान दें। ध्यान रखें कि आपके शरीर में आप जो कुछ खा रहे हैं वो उससे कोई पॉइज़न या केमिकल जाके आपके ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर रहा है। उसको हेल्दी रखिए, और हेल्दी रखने के लिए आप तनाव मुक्त रहिए, अच्छी तरह से नींद लें, डाइट बराबर रखें, और स्ट्रेस, तनाव से मुक्त रहिए। तनाव एक सबसे मेजर फैक्टर है ब्रेन को डैमेज करने के लिए, बाकी चीज़ों के अलावा। और यदि आपका ब्रेन नॉर्मल है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपना कीमती समय निकाला, आज हमारे स्टूडियो में आए और न्यूरोलॉजी क्या है या फिर हम हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें, इसके बारे में सचमुच बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, अपने दिमाग का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पूरे बॉडी में सबसे हेड पर रहने वाला ये हेड, और इस हेड का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ आसानी से कर पाएंगे। तो डाइट अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्ट्रेस से बचिए और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आवाज़ इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।